नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये जो है वीडियो आपको BSSC इंटर लेवल के लिए तीसरा टेस्ट है, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इन पूरे वीडियो को देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, और इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है, नहीं देख पाए तो उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उसे जाकर जरूर लगाइए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और टेस्ट लगाते समय आप कॉपी कलम लेकर के टेस्ट लगाइए, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है उसे नोट करते जाइए ताकि ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले नए वर्ष की आप सबों की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। कहता है कि 2 पौधे जो होता है, पौधों के बीच की खाली जमीन जो होता है उसे कार्बनिक पदार्थों की परत से जो ढके जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो आपको मल्चिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या मल्चिंग प्रक्रिया कहते हैं? तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा, क्या है, मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो ये दिया गया था जय सिंह और जसवंत सिंह को। इन दोनों को जो है औरंगजेब के द्वारा मिर्जा राजा का उपाधि दिया गया था। ध्यान रखिएगा, C नंबर, जय सिंह और जसवंत सिंह। चलिए आगे है। आगे कहता है, राज्यसभा के कितने सदस्य, राज्यसभा जो है इसके कितने सदस्य हर दूसरे साल, क्या है, हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो हर 2 वर्ष में जो है राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और इसके स्थान पर फिर से नए सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। आगे कहता है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? कहता है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किया था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम सैन्य अभियान किया था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको C नंबर से आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे है। आगे कहता है, अब्दुल हमीद, क्या है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा, क्या है, बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश के द्वारा आधिकारिक इतिहास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शाहजहाँ, क्या है, शाहजहाँ का आधिकारिक इतिहास है। ध्यान रखिएगा, B नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? पुर्तगाली जो है ये गोवा पर कब कब्जा किया था? तो ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाली जो है गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका जो है गोवा पर जाकर अधिकार किया था, ये किया था आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। यह जो है भारत में 1509 ईस्वी में आया था और 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण कर लिया था। और ये जो गोवा जो छीना था, किससे छीना था? तो ये अल्बुकर्क से छीना था। किससे? जो ये अल्बुकर्क जो था आपको बीजा के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। तो यहाँ आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा D नंबर 1510 में। चलिए आगे है। कहता है, क्या है, तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो है ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भित्ति, क्या है, भित्ति प्रकार की, ये एक प्रकार की चित्रकला शैली होती है। ये आपको अजंता और तिरुवरुर की मंदिरों की दीवार पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय चित्रकला की एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसे भित्ति चित्रों से संबंधित रहता है। ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन में इसकी मृत्यु हुई थी? तो ये आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन के विरोध करते समय इसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ A नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का था पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? कहता पलासी का युद्ध जो हुआ था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके सैन्य दल के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ B नंबर से आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव।
चलिए आगे कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो लिखा गया आपको अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। बी नंबर सेंस होगा अरुंधति रॉय। चलिए आगे है, आगे कहता दादा भाई नरोजी, क्या दादा भाई नरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले भारतीय सदस्य बने थे? दादा भाई नरोजी जो है ये किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपको 1892 में। कब? 1892 में, ध्यान रखिएगा 1892 में। तो आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो ये लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। और ये जो है टिकट इसको फिंसवरी सेंट्रल से चुनाव ये लड़े थे, जीता था वहीं से, ध्यान रखिएगा। तो ये आप समय याद रखिएगा ईस्वी, और पार्टी पूछता है लिबरल पार्टी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को डैश वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था? कहता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इसे कब भारत रत्न दिया गया था? तो ये इन्हें जो भारत रत्न मिला है 1990 में। कब? 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला है। तो यहाँ सी नंबर सेंस होगा 1990 में। चलिए आगे है, आगे कहता है सत्यार्थ प्रकाश, क्या है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको पता होगा, ये लिखा गया आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया है? तो ये जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा में लिखा गया। कब? हिंदी भाषा में लिखा गया था। और ये लिखा गया था आपको 1875 में। कब? 1875 ईस्वी में लिखा गया था। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है दादा भाई सॉरी ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर। क्या है? इनके बचपन का नाम मूल शंकर है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है डैश में वाईचुंग भाटिया, क्या डैश में वाईचुंग भाटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है? तो यह जो बनाया गया ये आपको सिक्किम में बनाया। कहाँ? सिक्किम में बनाया गया है। सी नंबर से आंसर किया सिक्किम में। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह गुजरात राज्य में स्थित है? सॉरी बंदरगाह, कौन क्या है? निम्नलिखित में वो कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो गुजरात में जो स्थित है ये आपको हजीरा बंदरगाह। कौन? हजीरा बंदरगाह जो है ये आपको गुजरात में स्थित है। बी नंबर सेंस होगा गुजरात। ये गुजरात के सूरत शहर में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हल्दी, ये जो आप बाकी भी देख लीजिए, ये हजीरा जो है आपको गुजरात में है। उसके बाद जा करके ये आपको ये पारादीप, कौन? पारादीप जो है पारादीप बंदरगाह ओडिशा में स्थित है। हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? हल्दिया जो है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। आइए फिर से हम लोग जी के देखते हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुका है, 2 वीडियो हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे जीके है, बीच में रीजनिंग था, मैथ था जो हम लोग बाद में देखेंगे। आइए रीजनिंग में कहता है पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? कहता है एक पी प्रतिरोधक वाली एक तार है, धातु की तार, जिसे 4 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जो होगा ये आपको पी हो जाएगा। कितना? पी होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधक जो होता है, प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधकता केवल तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये स्प्रिंग में क्या होता है? यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाए तो स्प्रिंग पर क्या असर पड़ेगा? तो ये स्प्रिंग जो है ये संकुचित हो जाएगा। क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संकुचित हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कक्षा
कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। क्या कहता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी सबसे पीछे के बेंच पर बैठा है वह श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके लिए सही है? तो इसके लिए कथन सही जो होगा ये होगा कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो जाता है, जिसके कारण वह नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है, वह दूर बनता है, इसीलिए नहीं देख पाता है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और इसे जो है इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है और इसे दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य दूरी कितना होता है स्पष्ट देखने का, तो ये 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग जो है ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो इसीलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही है, ये सही है। हाइड्रोमीटर भी इस पर आधारित है, इलेक्ट्रोमीटर भी, लेकिन ये नहीं है। 2 नंबर यहाँ गलत है जो कि नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो हवाई जहाज के पंखे जो है तो इसका डिजाइन किसके अनुसार किया जाता है, तो ये जो आपको क्या है बर्नौली के सिद्धांत पर इसका हवाई जहाज के पंखे का डिजाइन किया जाता है। ध्यान रखिएगा किसके, बर्नौली के सिद्धांत पर। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, कहता गुरुत्वाकर्षण जो है इसके नियम में गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच जो बल लगता है वह गुरुत्वाकर्षण होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव के आँख में जब निकट दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मायोपिया कहा जाता है। क्या, मायोपिया कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मायोपिया। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों पड़ता है? सूर्य अस्त या फिर सूर्य उदय होते समय जो है सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये जो है बड़ी तरंगें जो होती, प्रकाश की बड़ी तरंगों जो होती तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, इस यही कारण से ये लाल दिखाई पड़ता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन है जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो है ये आपको अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो है यह नहीं है। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि क्या है प्रकीर्णन का उदाहरण, किसका, प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता ध्वनि की गति भी, क्या है, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह रिश्ता, क्या रिश्ता होगा? तो इन दोनों के बीच जो रिश्ता होगा ये आपको v², यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? कहता निम्नलिखित दिए गए में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 13 और 1 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। किसका, क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वैसे देखिएगा तो वास्तविक में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 12 2 होता है, लिखा ये जाता है 2 8 12 2, लेकिन वास्तविक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 8 13 1 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में की जाने वाली हस्तांतरित कृषि का एक रूप है।
तो ये झूमिंग होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झूमिंग। खास करके पहाड़ी क्षेत्र में किए जाते हैं, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा झूमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ जो है इसकी पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में स्थित, कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है। सी नंबर से होगा मध्य प्रदेश। और ये जो है सतपुड़ा की पर्वतमाला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। काकोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ये आपको बिहार के नवादा जिला में स्थित, कहाँ, नवादा जिला में स्थित है। बी नंबर से आंसर होगा नवादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मारे गए गुलफाम, क्या है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। मारे गए गुलफाम जो है ये बिहार किस बिहारी साहित्यकार के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फणीश्वरनाथ रेणु का। किनका, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया ये कृति है मारे गए गुलफाम। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। कहता है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है, यह जो स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में स्थापित किया, कहाँ, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। तो इसकी लागत जो है आपको 400 करोड़ है, कितनी, 400 करोड़ इसकी लागत मानी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से जो है किन व्यक्ति को जाना जाता है, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह को, किनको, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और वहीं श्री कृष्ण सिंह की बात किया जाए तो श्री कृष्ण सिंह को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, क्या है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। और ये सत्येंद्र नारायण सिंह जो है इन्हें आपको छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है, किसे, छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको 2 नंबर से आंसर होगा, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे है। कहता है एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है। एशियाई देश लेबनान जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये आपको बेरूत है, कहाँ, बेरूत इसकी राजधानी है। ए नंबर से आंसर होगा बेरूत। और ये हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। निकोसिया, ये निकोसिया जो है आपको साइप्रस की राजधानी, किसकी, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और यमन की राजधानी सना है, किसका, सना जो है यमन की राजधानी है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा बेरूत। चलिए आगे है। आगे कहता है मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी, अब मराठों और अफगानों के बीच तो लड़ी गई थी, लेकिन ये कब लड़ी गई थी ये आपको बताना है। ये जो लड़ी गई थी आपको 1761 में, कब, 1761 में लड़ी गई थी। तो यहाँ आपको सी नंबर हो जाएगा आंसर 1761 में। अगर डेट भी आप याद रखिएगा ताकि इसका कभी कभी उपयोग हो जाता है, डेट सहित पूछ देता है। तो ये आपको 14 जनवरी को, कब, 14 जनवरी को 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। और पहला और दूसरा कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, इतना तो मेहनत करिए आप। आगे कहता है जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो ये आपको 1956 में बना था। कब, 1956 में जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर को, कब, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। और जापान 1956 में इसके सदस्य बने हैं। भारत जो है, भारत 30 अक्टूबर 1945 को, कब, 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। और अभी टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो है 193 है, कितना, 193 टोटल सदस्य है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि 193वां सदस्य जो है, अंतिम सदस्य जो जुड़ा है वो कौन है, तो आपको दक्षिण सूडान हो जाएगा, कौन, दक्षिण सूडान, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा 1956। चलिए आगे है। आगे का था जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन? अरुणाचल प्रदेश। डी नंबर सेंस होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है आपको मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो डी नंबर सेंस हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1106 है। कितना? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद जो है बंगाल आता है जिसकी जनसंख्या घनत्व 1028 है। ये आपको सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामांकन करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? कहता हुआ कौन से बंदरगाह हैं जिनका नाम बदलकर नया नाम दीनदयाल रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कांडला बंदरगाह। कौन? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और ये कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है ये कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ की खाड़ी जो है वहीं स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कहता है कि 1939 जो है इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये आप सबको पता होगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। जब ये कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दिए थे तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है आपको बिहार दरोगा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। वहाँ डेट पूछा था और ईस्वी यहाँ आपको पूछा गया कि किसने किया है। यहाँ डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है? कहता हुआ कौन सा अनुच्छेद है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है? तो यह अनुच्छेद 300A जो है, क्या है? 300A बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। ये संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब किया गया था 1978 में, 1978 में इसे अधिकार से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था अनुच्छेद, अब 300A में इसे रखा गया है। चलिए आगे है। कहता है मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि पशु का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना जो है मिश्रित खेती कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हुआ है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, ओपेक जो है ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ओपेक का सदस्य आपको केन्या नहीं है। ए नंबर से आंसर होगा केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओपेक क्या है। ओपेक जो है, ओपेक आपको, और ये एक इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना आपको 14 सितंबर 1960 में, कब? 14 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ओपेक की। और इस वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है। क्या है? 13 है वर्तमान सदस्य देशों की संख्या, ये ध्यान में रखिएगा। तो और इसके सदस्य देश आपको केन्या नहीं है, इसमें से केन्या नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कहता जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो सही है ये, जबकि हमको गलत ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, तो यह भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबा उत्पादक राज्य है, तो यह भी सही है। जब 3 सही हुआ है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत होगा। ये कहता है रेड क्लिफ लाइन, क्या रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है? नहीं, ये गलत है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो 1947 में खींची गई थी। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत और चीन की बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। क्या? मैकमोहन रेखा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा, नहीं की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाने वाला कर कौन सा है, तो ये है आपको वित्तीय कर और स्टाम्प शुल्क। ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित यानी जमा नहीं किया जाता है। बाकी संपदा शुल्क, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये सारे के सारे शुल्क आपको केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया, मतलब नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। कहता नीचे दिए गए पर्वत शिखर में से वो कौन सा शिखर है जो पूर्वी घाट में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महेंद्रगिरी। कौन? महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट में स्थित है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। चलिए आगे है, आगे कहता भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। कहता भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा आपको 108। कौन? 108 अनुच्छेद में किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो ये आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 108। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सही आंसर आपको पता होगा, एंडीज होगा। क्या? एंडीज। सी नंबर से आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला जो है ये आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और इसकी जो है यह लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई, कितना? 7000 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये अगर ये जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो एकांगुआ तो एकांगुआ हो जाता है। चलिए आगे है, आगे कथा आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो ये दूसरी अनुसूची, क्या? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर होगा दूसरी अनुसूची में। आगे निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला है, ये बताना है आपको। तो इसमें से आपको शिखर धवन को नहीं मिला। किसे? शिखर धवन को नहीं मिला है। डी नंबर से आंसर होगा शिखर धवन, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी विराट कोहली को मिला है, MS धोनी को मिला है और सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। तो यहाँ जो है विराट कोहली को आपको 2018 में मिला। कब? 2018 में मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को आपको 2007 में मिला। कब? 2007 में मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। और ये सचिन तेंदुलकर जो है इन्हें यह जो है 1997 और 98 के समय में मिला था, तो ध्यान रखिएगा। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है यह अब वर्तमान में ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी शुरुआत जो है आपको कब की गई है, तो इसकी शुरुआत आपको 91-92 में किया गया था। और प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद है। कौन? प्रथम विजेता राजीव गांधी पुरस्कार प्रथम विजेता जो है विश्वनाथ आनंद है। और महिला की बात किया जाए तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसका अगर राशि की बात कीजिएगा तो सबसे पहले जब शुरू किया गया था इसमें 5 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। लेकिन 2005 में जो है 4-5 में इसे 7.5 लाख कर दिया गया और वर्तमान में यह राशि 25 लाख है। कितना? 25 लाख वर्तमान में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर शिखर धवन, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो आपको ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है यह नहीं मिला है। नया नाम ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे कहता है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, नहीं लाया जा सकता है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपको मुखिया और उप मुखिया, ये दोनों। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। मुखिया और उप मुखिया जो है इन दोनों पर ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत जो होता है उनके द्वारा जब 5 साल की कार्यकाल शुरू होती है तो शुरू के 2 साल तक इस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते हैं
और अंतिम जब 6 महीना इसका कार्यकाल बच गया हो तो उसके बाद भी इस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर सेंसर हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। आगे कहता है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद से है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 243 पी से लेके जेड जी तक, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बांग्लादेश जो है किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था, तो 1971 तक। कब? 1971 तक। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में और देश का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था, लेकिन 1971 में यह स्वतंत्र हुआ है, ये ध्यान रखना। यहाँ सेंसर हो जाएगा 1971, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी आपको राप्ती नदी, कौन? राप्ती नदी है। यहाँ ए नंबर सेंसर का राप्ती नदी। घाघरा को करनाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? घाघरा जो है ये घाघरा नदी को करनाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये घाघरा नदी का नाम बदलकर अब सरयू नदी कर दिया है, सरयू नदी कर दिया है। ध्यान रखिएगा 2020 में यूपी सरकार जो है घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपको चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन? चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसकी कार्य जो रही है, समय रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 से लेके 1974 तक इसका समय रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना का। ध्यान रखिएगा, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसका क्या उद्देश्य रहा है। तो इसका उद्देश्य रहा है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों को पुनर्वास करना, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो यहाँ डी नंबर सेंसर उपयुक्त में से सभी इसका सेंसर हो जाएगा। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि की बात किया जाए तो ये आपको 1951 से लेके 1956 तक रहा था इसका कार्य अवधि, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर डी नंबर सेंसर उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे है। आगे कहता हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत के 42वें क्रम के स्थान कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको होयसल मंदिर समूह। कौन? होयसल मंदिर समूह जो है ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 42वें भारतीय स्थल हो गए हैं। यह जो है आपको ये कर्नाटक में स्थित, कहाँ? कर्नाटक के बेलूर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। यहाँ आपको बी नंबर सेंसर हो जाएगा होयसल मंदिर। आगे कहता ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है 2023 के ऑस्कर में, तो यह मिला है फ्रेड फ्रेजर को। किसे? ब्रेड फ्रेजर को। और इसके किन फिल्म के? द व्हेल के लिए। क्या? द व्हेल फिल्म के लिए इसे दिया गया है। और यह ध्यान रखिएगा ये 95वां क्रम का ये पुरस्कार था, मतलब ये आयोजन 95वां क्रम का था। चलिए आगे है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय गाना जो नाटू नाटू है उसे भी ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ ईयर के रूप में चुना गया है, उसे भी मिला है। आगे कहता है भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जिसका नाम लिसा है, ध्यान रखिएगा, लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा में लॉन्च किया है। कहाँ? ओडिशा में लॉन्च किया गया है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सी नंबर सेंसर हो जाएगा ओडिशा। और प्रथम देश कौन है जो जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया था। तो ये हो जाएगा आपको चीन। कौन? चीन, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है। कहता वो कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको मध्य प्रदेश सरकार है। कौन? मध्य प्रदेश सरकार है। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक महिला को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और
इसे चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 21 साल से 60 साल की महिला को शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, 21 साल से 60 साल की महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 नंबर। आगे का था 111वें स्थापना दिवस जो बिहार दिवस 2023 मनाया गया था, जो कि 111वें क्रम का था। इसका विषय वस्तु क्या था, इसका थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका थीम था आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो 111वें क्रम का बिहार दिवस था जो 2023 मनाया गया था, इसका थीम था। चलिए आगे कहता है भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। भारत में चिकित्सा दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको विधान चंद राय के सम्मान में मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता, कितना स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। कितना 22, बी नंबर से आंसर होगा 22। अगर टोटल पदक की बात किया जाए तो इसमें जो है भारत ने टोटल 61 पदक जीता था। कितना 61 पदक जीता था। चलिए आगे है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और इसे पूरा देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। एग्जाम नज़दीक है, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला पर 4 ऑप्शन पहले पढ़िए। कहता है बंद पत्र, क्या है बंद पात्र जो है में भारी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा कहता है कि कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, तो हाँ ये ऐसा होने पर हो सकता है। उसके बाद कहता है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, तो ये भी हो सकता है। आगे कहता है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, यह नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 होगा। क्या होगा 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे है। आगे कहता है भारी जल के नामांकन का आधार क्या है। भारी जल का नामांकन जो किया गया है किस आधार पर किया गया है, तो ये किया गया यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, इसीलिए इसे भारी जल कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया Fe3 आयन 3 आयन जो है के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभिक्रिया दिया गया है समीकरण, इसके आधार पर कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये जो सही नहीं होगा 4 नंबर सही नहीं होगा। चलिए आगे है। कहता है कि तरल में प्रवाह का वह द्वितीय गुण होता है। तरल में प्रवाह जो होता है उसका वो द्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके लिए कथन सही जो होगा गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा तरल जो है समान व्यवहार करते हैं, यह सही होगा। सी नंबर सेंस होगा सही आंसर सी। चलिए आगे है। आगे कहता है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। यह जो है किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। कहता है कि एक डायमंड जो है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु किसके द्वारा बंधे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। चलिए आगे है, आगे कहता है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। कहता है कि सार्वजनिक मूत्रालय जो है वहाँ से कौन से गंदे गैस निकलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ए नंबर से आंसर होगा अमोनिया। चलिए आगे है, कहता है कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो इसमें जो शामिल होता है आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? लयन काय की खोज के लिए डुबे को, कहता है लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था आपको 1974 में। कब? 1974 में डुबे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके खोज के लिए? लयन काय के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो ये आपको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ए नंबर से आंसर ब्रोंकाइटिस। आगे कहता है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया जो होती है यह क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है आपको प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। क्या? प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जो है यह आपको जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। रक्त जो है ये किसका उदाहरण है? ये किसका जो है आपको संयोजी उत्तक होता है। किसका? संयोजी उत्तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एस्पाइरो गायरा और प्लेनरिया में डैश होता है। तो इसमें जो होता है आपको पुनर्जनन होता है। क्या? पुनर्जनन होता है। आगे कहता है कि अस्थि के आधार पर क्या है? अस्थि के आधार द्रव ओशियन क्या? ओशियन में कितने प्रतिशत कार्बनिक व कार्बनिक जो होता है क्या? वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अस्थि के आधार द्रव ओशियन में कितने प्रतिशत वह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 62%। कितना? 62%। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए